मधुपुर गांव में कैलाश नाम का एक गरीब किसान था, जो कि समय के साथ ना देने की वजह से उसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती थी। वो परेशान होकर अपने घर लौट रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कहाँ जा रहा है? तेरी तो कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? ये भला कैसे हो सकता है? अरे मैं अभी तो अच्छा खासा हूँ, फिर मैं कैसे मरूंगा? मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा ही बेटा होगा। वो तुझे मारेगा और तेरे साथ तेरी पत्नी को भी, और साथ ही पूरे गांव पर खतरा बनकर टूटेगा। इसलिए कुछ ऐसा कर जिससे ये सब रुक जाए। ये क्या सठिया गई हो क्या बुढ़ापे में? हैं? अभी मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, वो भला मुझे कैसे मार सकता है? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? मेरा कहा हुआ कभी झूठ नहीं होता, और ये सच है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और कैलाश भी परेशान होकर जाने लगता है। तभी ये बातें महेश सुन लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलाश के बेटे से पूरे गांव को खतरा है, और मुझे ये बात जाकर मुखिया जी को बतानी चाहिए, और कैलाश के बेटे को किसी न किसी तरह से तो मारना ही होगा, नहीं तो पूरे गांव वाले खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, जल्दी से जाता हूँ मुखिया जी के पास। इतना कहकर महेश भागकर मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, अरे 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 मुखिया जी, गजब हो गया, गजब। अरे क्या क्या हो गया? सांस तो ले ले, इतना हाफ क्यों रहा है? पहले शांत हो जा, फिर जो बात कहने आया है वो कहना। सांस ले, लंबी लंबी सांस ले। हाँ, अब सुनिए मुखिया जी, कैलाश का जो बेटा है ना, उसकी वजह से हमारे गांव में कहर बरपेगा। मौत का तांडव होगा, तांडव। एक तपस्वी बुढ़िया ने भविष्यवाणी की है, और उसने कैलाश को ये बात बताई है। ओ, क्या बात कर रहा है? क्या वाकई में ऐसी भविष्यवाणी हुई है? ओ, तो फिर हमें इस पर जरूर कोई फैसला लेना होगा। वही तो मुखिया जी, उस एक बच्चे की वजह से हम पूरे गांव वाले मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते। चलिए, मैं तो कहता हूँ अभी के अभी उसे मारना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो अभी चलते हैं। ऐसे ही कई गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सभी कैलाश के घर जाते हैं, पर रास्ते में ही कैलाश मिल जाता है। अरे अरे अरे, आप सब लोग यहाँ पे? क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या समस्या है? देखो कैलाश, हमने सुना है कि एक तपस्वी बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे की भविष्यवाणी की है, जो कि ये है कि उसकी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे पत्नी की भी मृत्यु होगी, और साथ ही साथ गांव में भी सभी की मृत्यु होगी। इस वजह से हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? अरे वो मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता। उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? क्या बात करते हैं आप? हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने बेटे को मारने में दिक्कत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को मार देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम तुम्हारे घर और जमीन पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें गांव से निकाल देंगे। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए मुखिया जी। वो मेरी एकमात्र उम्मीद है। अगर आप सब उसे भी ले लेंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हमारा घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ये फालतू के रोने गाने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से फैसला लो, या तो बेटे की कुर्बानी से पूरे गांव का भला होगा,
या तुम्हारे पूरे परिवार को हम लोग मिलकर मारेंगे। हाँ, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब तुम्हारे बेटे की वजह से खतरे में क्यों पड़े भाई? क्यों गांव वालों? हाँ 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 हाँ। और नहीं तो क्या, हम खतरे में नहीं पड़ना चाहते। और सुनो, हमारा दिल बड़ा है, इसीलिए हम तुम्हें एक दिन का वक्त देते हैं। एक दिन के अंदर तुमने अपने बेटे को खत्म नहीं किया तो इसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। याद रखना, ये बात याद रखना। सभी वहाँ से चले जाते हैं और कैलाश परेशान होकर घर पहुँचता है। अरे राम राम राम, अब मैं करूं तो करूं क्या? ये तो बहुत बड़ा संकट बन गया। अगर मैं अपने बेटे को नहीं मारता तो हमारी जमीन और घर सब चले जाएंगे और ऊपर से गांव वाले सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये मैं कहां फंस गया? अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मेघा, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमको पता है आज मैं खेत से लौट रहा था तो एक बूढ़ी औरत मिली। उसने हमें बताया कि हमारा बेटा हम दोनों की हत्या करेगा और साथ ही पूरे गांव वालों पर कहर बनकर टूटेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा थोड़े ना होता है। हमारा बेटा तो अभी सिर्फ 8 साल का है। आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, शायद कोई पागल औरत होगी। अरे नहीं भाई, वो कोई पागल औरत नहीं थी। क्या मैं पागल औरत को नहीं जानता क्या? वो बहुत बड़ी ज्ञानी, कोई तपस्वी महात्मा लग रही थी। हाँ, मुझे उसकी बात माननी होगी। मुझे अपने बेटे को मारना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? भला हमारा इकलौता बेटा है, हम उसे कैसे मार सकते हैं, वो भी एक पागल औरत के कहने पर? नहीं 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 मेघा, कुछ भी हो जाए मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने बेटे को मार के रहूंगा। मैं एक जान के बदले पूरे गांव की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं सब बताना चाहती हूँ, ये सब जो हो रहा है, पर चाहकर भी आपको नहीं बता सकती। अब मैं क्या करूँ? अरे मुझे पूरे गांव को बचाना है मेघा। एक तरफ पूरा गांव है, एक तरफ मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दी है भगवान। एक तरफ है मेरा बेटा और एक तरफ है गांव वाले। मैं क्या करूं, किसकी सुनूं, कहां जाऊं, क्या करूं? नहीं जी, ऐसा मत करिए। मैं अपने बेटे के बिना टूट जाऊंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती। ऐसा मत कीजिए। तुम हिम्मत रखो भाग्यवान, हमारा बेटा। सोचो एक बेटा मरेगा तो ये उसकी मौत नहीं होगी बल्कि बलिदान होगा। उसके बलिदान से हमारा पूरा गांव सुरक्षित होगा। मैं अपने बेटे की हत्या करके चैन से तो नहीं जी पाऊंगा, पर क्या करूं, मुझे ये करना ही पड़ेगा मेघा, करना ही पड़ेगा। तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है। तो कैलाश, आखिरकार तुमने क्या फैसला किया? तुम दोनों अपने बेटे की बलि दे रहे हो या नहीं? साफ साफ स्पष्ट बताओ। मुखिया जी, ये बहुत बड़ी दुविधा है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हम आज ही अपने बेटे की बलि दे देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ठीक है, गांव वालों के सामने अपने बेटे की बलि देना, ताकि सभी गांव वाले अपने आंख से देख सकें कि हाँ, इस गांव की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई है। नहीं मुखिया जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खून कोई देखे। मैं उसे अकेले में मारना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत मासूम है
और उसकी हत्या का तांडव मैं नहीं चाहती कि गांव के और बच्चे देखकर डर जाएं। ये भी ठीक है। ठीक है, तुम सही कह रही हो, तो तुम अकेले में अपने बेटे की बलि दो। ठीक है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। देखो मेघा, अगर मैंने अपने बेटे को नहीं मारा तो पूरे गांव वाले हमारे बेटे को भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मारेंगे, नोच खाएंगे उसको। ठीक है, बस मेरी एक बात मान लीजिए। हो, समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, क्या बात है, बोलो, जल्दी बोलो। मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, लेकिन बस ये मत कहना कि बेटे को छोड़ना है। अब बोलो। तुम अपने बेटे को मारते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। अगर तुम उसकी हत्या होते हुए देखोगे तो पूरी जिंदगी खुद को दोषी मानते रहोगे। हाँ, ये तुम सही कहती हो। ठीक, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। ठीक है। फिर कैलाश अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की हत्या कर देता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कैलाश खाना पीना सब छोड़कर बैठ जाता है। अरे, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था भगवान, जो मेरे हाथों मेरे ही इकलौते संतान की हत्या हो गई। मैं तो जीते जी मर गया, जीते जी। अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अरे मुझे उठा लो, मुझको भी उठा लो, मुझको भी उठा लो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे खाना पीना छोड़ेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात मानिए, कुछ खा लीजिए। आप कई दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। नहीं भाग्यवान, मुझे खाना खाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस अपने बेटे के पास जाना चाहता हूँ। मैं एक पापी हूँ, पापी। अपने बेटे को मार कर कैसे खाना खा सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैलाश फूट फूट कर रोता है। तभी मुखिया और कुछ गांव वाले आ जाते हैं। अरे बस 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 कैलाश, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, तुम एक पिता हो और तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, और हम यही कहते हैं कि तुम हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कम वक्त दिया, पर क्या करें, पूरे गांव का सवाल था, इसलिए हमें जल्दबाजी करनी पड़ी। मुखिया जी, मैं टूट गया हूँ, टूट गया हूँ अपने बेटे की हत्या करके। मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आप मेरा गला दबाकर मार क्यों नहीं देते हो मुझको? ए महेश, तू मार डाल। वो रखी है हसिया, काट दे मेरा गला। अपने हाथ से मैं अपनी मौत नहीं कर पा रहा। मार डालो मुझको, मार डालो, मार डालो। अरे बस 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 बस, हिम्मत रखो कैलाश। तुमने अपने बेटे की हत्या नहीं की है, बल्कि ऐसे सोचो कि तुमने पूरे गांव की भलाई के लिए बलिदान दिया है, ताकि सब खुशी खुशी रह सके। हम सब तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं, पर क्या करें, चाह कर भी तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकते हैं। बस कह सकते हैं कि शांत हो जा, शांत हो जा। अच्छा मेघा बेटी, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था मैंने कर दिया। हम गांव वालों ने तुम्हारे सारे खेतों में फसल बो दी है। कैलाश की हालत देखकर हम सभी को बहुत तरस आया, इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी फसल काटकर तुम्हारे घर पर ला भी देंगे, चिंता मत करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। ओहो, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हारे पति ने भी अपने बेटे की परवाह नहीं की और पूरे गांव की भलाई का सोचा। धन्यवाद तो हमको करना चाहिए, है ना? ये तो हमारा फर्ज था इंसानियत के नाते। मेरा दिल बहुत बड़ा है बेटी, है ना? हाँ, चलो चलो भाई, चलो 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 सब लोग। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं।
वक्त आ गया है, मुझे अब उससे मिलना ही होगा। आधी रात को मेघा घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी जंगल में एक आदमी दिखाई देता है। तुमने ये क्यों किया मदन? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मेघा, तो देखा नहीं अभी तुम्हारे पति को तोड़ ही दिया है अपने बेटे की हत्या के शोक में। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता है ना? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, मेरे कहने पर तेरे पति के हाथों से तुम्हारे बेटे की हत्या करवा दी, तो समझ लो कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मैं जानती थी ये सब तुमने किया है, पर याद रखो मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे पास अभी भी समय है, मेरी बात मान ले मेघा, नहीं तो तुम्हारे पति को मैं मार दूंगा और फिर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरी बात मानने के सिवा, समझी? तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर मेघा हंसते हुए आगे बढ़ जाती है। ओहो, इतना गुरूर! आखिरकार ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है? क्या कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं जानती जो मुझे नहीं पता है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जो कुछ भी छिपा है मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हाँ। वो चुपके से मेघा का पीछा करता हुआ घने जंगल की ओर बढ़ जाता है और मेघा घने जंगलों की ओर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बैल मिलता है। आओ 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 मेघा, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया। जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा किया ना? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? सुरक्षित तो है ना? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है। देखो, सामने जो एक गुफा है, उसी गुफा में तुम्हारा बच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा गुफा की तरफ निकल पड़ती है और जैसे ही गुफा में जाती है तभी उसका बेटा राजू रोने लग जाता है। माँ 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 माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? हाँ हाँ, बताओ ना, मैं आपको बहुत याद कर रहा था, मैं हर पल रो रहा था। अरे मेरे लाल, मेरे राजू, मैं तो तुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकती थी। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था, पर देख तेरी माँ तुझे लेने आ गई है। माँ, मुझे बहुत डर लगता था। मैं सोचता था कि आप मुझे कभी वापस लेने नहीं आओगे, और मुझे इस गुफा में बहुत डर भी लगता था। मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। माँ, मुझे ले चलो ना पिताजी के पास, मुझे उससे मिलना है। नहीं मेरे बेटे, मैं तुझसे दूर रह ही नहीं सकती। तू मेरी सांसें है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों रोते हुए एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर मदन आ जाता है। ओह, तेरा बच्चा तो मर गया था ना? फिर ये क्या चक्कर है? ये जिंदा कैसे है? जैसे तूने उस तांत्रिक बुढ़िया से मिलकर मेरे पति और गांव वालों को फंसाया था, उसी तरह मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। अच्छा, तो तूने इस बच्चे को जान से मारा ही नहीं और इसे यहाँ छुपा कर रख दिया, क्यों रे? है ना? तू एक माँ की शक्ति को देख। एक माँ अपने ऊपर आ जाए तो अपने बच्चों को कहीं से भी बचा लेती है। फिर तू तो एक धोखेबाज है। तेरी वजह से मैं अपने बच्चे की बलि कैसे चढ़ने देती?
ये कौन है माँ? और ये इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, समझे? कुछ नहीं बेटा, बस ये एक गंदे किस्म का आदमी है जिसके बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर रहेगा। मैं तेरी अकल अब ठिकाने लगाता हूँ। मैं जाकर गांव वालों को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, जिससे कि वो खुद ही तुम्हें, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति को मार देंगे। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। बड़ी आई चालबाज। तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। तू मुझे कभी नहीं रोक पाएगी। अब देख तेरा असली चेहरा कैसे सबके सामने आता है। रुक जा तू अब है। इतना कहकर मदन वहाँ से भागकर गांव की तरफ चला जाता है। माँ, वो तो गांव की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा हमारे साथ? कहीं सच में गांव वाले मुझे मार तो नहीं देंगे ना माँ? नहीं माँ, मैं अभी नहीं मरना चाहता। मैं आपके साथ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ। नहीं मरना मुझे माँ, नहीं मरना। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर बैल आ जाता है। सुनो, वो जाकर अब गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बता देगा, जिससे कि गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे और तुम्हारे बेटे को जान से मार सकते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं गांव वालों का गुस्सा कैसे शांत करूंगी? वो लोग तो मदन की बात सुनकर मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या करेंगे। तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। सुनो, मैं तुम्हें एक फूल के बारे में बताता हूँ। वो एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू से गांव वाले तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे और तुम्हारी बातें आराम से सुनेंगे। ठीक है, पर वो फूल कहाँ होगा? मुझे बताइए, मुझे वो फूल चाहिए ताकि मैं गांव वालों को सब बात समझा सकूं। सुनो, फूल पाने के लिए तुम्हें कोई कीमती चीज उसके पास देना होगा, क्योंकि बिना कीमती चीज दिए वो फूल नहीं देता है। मेरे पास अभी कुछ कीमती नहीं है सिवाय मेरे प्राण के। मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ, बस मुझे वो फूल ला दो। ठीक है, वो फूल लाकर देता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। माँ, ये बैल किस फूल के बारे में बात कर रहा था? आखिर ऐसा कौन सा फूल है? बेटा, उसी फूल की मदद से मैं उस मक्कार मदन की सच्चाई सबके सामने ला सकती हूँ। ओह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है माँ। फिर थोड़ी ही देर में वो बैल फूल लेकर आ जाता है। तुम्हें ये फूल कहाँ से मिला है? तुमने क्या बलिदान किया है? तुमने ही तो कहा था कि कोई कीमती चीज लेने के बाद ही ये फूल मिलता है। बताओ, तुमने ऐसा मेरे लिए क्या कुर्बान किया? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने क्या बलिदान किया है, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी बस अपने बेटे और अपने पति को बचाने पर ध्यान दो। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो। तुमने भी तो मेरी बहुत मदद की है ना, ये तो मेरा फर्ज है। जाओ 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 जाओ। अब मुझे जाना चाहिए। माँ, ये बैल कौन था? इसने मेरी जान बचाई और इतने दिनों तक मेरी देखभाल भी की, पर मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कौन है? ये बोलते क्यों हैं हमारी तरह? मैंने और जानवरों को तो नहीं देखा बोलते हुए। बेटा, ये तुम नहीं समझोगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तब इसके बारे में सब समझ जाओगे। अब चलो, हमें गांव जाना होगा। मेघा और राजू वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मदन गांव पहुँच जाता है। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, ध्यान से सुनो। ये कैलाश का बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है, जिंदा।
उसकी पत्नी ने हम सबको धोखा दिया है, क्योंकि उसने अपने बेटे को जिंदा रखा और हमें मौत के तांडव में डाल दिया। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि कैलाश की पत्नी है। पत्नी मेघा, वही इसकी जिम्मेदार है। क्या कहा? उसकी पत्नी ने अपने बेटे को बचा लिया? नहीं 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 नहीं, उसने साफ साफ धोखा दिया है। इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों, अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हम सबकी जान को खतरे में डाल दिया है। उसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसी औरत की वजह से हमारे गांव के कितने आदमी मारे जाएंगे, बताओ भला। तभी ये बात कैलाश सुनकर घर से बाहर आता है। अरे अरे अरे, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे मैंने तो अपने बेटे को अपने इन्हीं हाथों से मारा था, फिर वो कैसे जीवित हो सकता है? अरे कैसे क्या, सीधी सी बात है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको भी धोखा दिया है। वो अपने बेटे को एक गुफा में छुपा कर रखी थी। मैं अभी उसे देख कर आया हूँ। दोनों लिपट लिपट कर रो रहे थे। बस बहुत हो गया कैलाश, अब इसकी सजा हम देंगे। तुम्हारे बेटे को हम सब मिलकर मारेंगे और तुम्हारी पत्नी को भी इसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसने हमें नहीं बल्कि पूरे गांव को धोखा दिया है। ठीक है साथियों, तो हम सब उसे देखते ही खत्म कर देंगे, वरना पता नहीं हमारे गांव में और कितनों की मौतें होंगी। चलो। तभी मेघा अपने बेटे के साथ वहाँ पर आ जाती है और एक गांव वाला चाकू लेकर दौड़ता है और राजू को मारने की कोशिश करता है। तभी मेघा वो फूल निकालकर उस व्यक्ति के आगे रख देती है। गांव वाले फूल की खुशबू से शांत हो जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। हाँ, ये तुमने क्या किया? हमारे गांव वालों पर तुमने काला जादू किया है क्या? मुखिया जी, शांत हो जाइए। हमने कोई काला जादू नहीं किया। ये इस फूल की खासियत है कि ये गुस्से वाले आदमी को शांत कर देता है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। बस अब मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुमने क्यों कहा था कि अपनी संतान की बलि अकेले में देना चाहती हो, ताकि अपने बच्चों को बचा सको, है ना? और हम सबको बेवकूफ बना सको। है ना? नहीं मुखिया जी, ये सच नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है, झूठ नहीं है। भाग्यवान, मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने आखिरकार हमारे बेटे को बचाया कैसे? मैंने तो उसे अपने हाथों से मारा था, फिर ये कैसे हुआ? जी, मैंने आपकी आंखों पर जो पट्टी बांधी थी, उसे बांधते ही मैंने राजू को वहाँ से हटा दिया था और वहाँ एक केले का थंब रख दिया था, ताकि आप जोर से काटो और आवाज आए तो आपको लगे कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। और आप उसी वक्त बेहोश भी हो गए थे, तो आपको कुछ भी पता नहीं चला था। ओह, तो फिर राजू कैसे और कहाँ था इतने दिनों तक? मेरी एक बचपन की अच्छी दोस्त है जिसने मेरी मदद की और मेरे बच्चे को सही सलामत अपने पास रखा। मेघा, तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया? हमारी जान खतरे में क्यों डाली हैं? अरे मैं कहता हूँ इसे मारना होगा, वरना कीमत पूरे गांव के लोगों को चुकानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कोई भी मेरे बच्चे को मत छूना। मैं बिना अपने बच्चे के नहीं रह सकता। बस बहुत हो गया। अरे मैं कहता हूँ इसे मारना होगा, वरना कीमत पूरे गांव के लोगों को चुकानी पड़ेगी। चुप हो जाओ मदन, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। क्या बात कर रही हो बेटा? इसकी वजह से? ये क्या कह रही हो तुम? मुखिया जी, वो भविष्यवाणी झूठी है। उस बूढ़ी औरत ने मेरे पति से झूठी बातें कही थीं। ये कैसे हो सकता है? वो कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करती है।
उस बूढ़ी औरत को ढेर सारा धन चाहिए था। वो तंत्र विद्या करते हुए भी झोपड़ी में रह रही थी और ढेर सारा धन ले लिया था। इसलिए उसने झूठी भविष्यवाणी की इस मदन की वजह से। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये साफ साफ झूठ है, झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम बोल रहे हो। ये कई सालों से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसने मुझे कहा कि मैं इससे शादी कर लूं, नहीं तो ये मेरे बेटे को जान से मार देगा। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने उस बुढ़िया के साथ मिलकर हमारे बेटे को मारना चाहा ताकि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी के साथ तूने ऐसा किया? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। अरे तुम झूठ बोल रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रुको। अरे। इतना कहकर मदन वहाँ से भाग जाता है। अगर ये सच है बेटा, तो तुमने हमें इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मेरे पति को मार देगा। चलो, इसका भाई जमींदार इसका फैसला करेगा और तुम्हें न्याय दिलाएगा। चलो मेरे साथ, चलो। ओ हो, क्या बात है। आप इतने सारे लोग एक साथ, बताइए कैसे आना हुआ? जमींदार, आपके भाई मदन ने मेघा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? वो मुझ पर गलत नियत रखता था और मुझे शादी करने के लिए मजबूर करना चाहता था। इसीलिए उसने मेरे बच्चे को मारना चाहा। सच है, ऐसा ही किया है उसने, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ। मैं तो जीते जी मर गया था, मेरा कलेजा फट गया था। लेकिन अब मेरी पत्नी की वजह से जीने की एक वजह तो मिली है मुझे। मेरे बेटे के लिए मैं टूट चुका था, लेकिन ये सब तुम्हारे भाई की चाल थी, ये मुझे नहीं पता था। उसे घर से चुपचाप बाहर निकालो, नहीं तो हम लोग घर में घुसकर उसकी जान ले लेंगे। निकालो बाहर उसको। हाँ, कैलाश बिल्कुल ठीक कह रहा है। जल्दी से अपने भाई को घर से बाहर निकालो, बुलाओ उसे। अरे ठीक है। सब लोग शांत हो जाओ, शांत। मैं उसे घर के अंदर से लेकर आता हूँ। रुको। हे मदन, ये बाहर सब लोग भीड़ क्यों लगाए खड़े हैं? तुमने क्या किया है? साफ जल्दी बताओ। जी, आप तो हर वक्त मेरे देवर के पीछे रहते हैं। ये मासूम है, ये भला क्या बिगाड़ सकता है? अरे तू तो चुप कर भाग्यवान। ये सब तेरे ही लालच और प्यार का नतीजा है। ज्यादा लाड़ कर रही थी ना उसको, ले अब। हाँ, नहीं तो अगर मैंने कोई फैसला नहीं लिया तो सभी हमारे घर में घुसकर तोड़ फोड़ कर देंगे और इसको मारेंगे अलग से। भैया मैंने कुछ नहीं किया। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो पूरा गांव एक साथ मिलकर झूठ बोल रहा है और तू एक अकेला राजा हरिश्चंद्र की औलाद है जो सच का देवता बना बैठा है। क्यों रे झूठे है? जमींदार मदन को खींचते हुए घर से बाहर लेकर आता है। आप छोड़ दीजिए मेरे देवर को। उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे देवर की खूबसूरती से जलते हैं। उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अरे चुप रहो। अगर एक शब्द और बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए शांत होकर घर के अंदर चली जाओ। अरे तू रुक जा, मैं तुझे अभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के साथ ऐसा करने की? तेरी तो रुक जा। अरे बस। ठीक है। रुको, शांत। मैं अपने भाई को गांव और घर दोनों से निकालता हूँ। ये मेरा फैसला है। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं भैया? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। शांत हो जा। तुझे ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। अब गांव में ऐसी हरकतें मत करना। चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमें तुझसे कोई मतलब नहीं, न हम तुझे जानते न तू हमें जान। बस जा यहाँ से। मदन वहाँ से चला जाता है।
हाँ मेघा बेटा, सुनकर बहुत बुरा लगा। मेरे भाई की वजह से तुम्हें इतना अपमान और कष्ट सहना पड़ा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं स्वयं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। माफ कर दो अब। हाँ, मान गए मेघा, मान गए। तुम्हारी चालाकी से तुमने अपने बेटे को बचाया और इस नालायक को सजा दिलवाई। वाकई में तुम बहुत चतुर हो। हर महिला को तुम्हारे जैसा ही चतुर होना चाहिए। शाबाश शाबाश। वाकई में मेघा, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही सलामत है और हमारा परिवार पूरी तरह से खुश है। ये तो कुछ नहीं था जी, ये तो बस हमारे प्यार का कमाल है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप दोनों से अब मैं एक पल भी दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आप मुझे कभी भी अपने से अलग मत करना। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो कब से मम्मी से बोल रहा था कि पिताजी से मिलवाओ। हाँ बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं झूठी भविष्यवाणी के चक्कर में तुम्हें मारने चला था। मैं क्या कहूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। माफ कर दे बेटे, माफ कर दे। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। मुझे ना आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ वो समय की मार थी। अब हम सब हमेशा खुश रहेंगे। हम साथ हैं तो सब अच्छा है। हाँ बेटा, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। उस दिन के बाद से गांव वाले उस बुढ़िया की भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करते थे और उसे भी गांव से बाहर कर दिया गया था और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे थे।